आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे यह है रैंकिंग ऑब्लिक लीनियर सीटिंग। सीटिंग आपको दोनों तरह का लिखा हुआ मिलता है, इस तरह का भी और इस तरह का भी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो रैंकिंग कहने का मतलब होता है कि ये टॉपिक इसलिए आपसे पूछा जाता है कि आप बहुत समय कोई भी पोजीशन में रहेंगे, कहीं पे भी रहेंगे, आपको बहुत सारे नंबर से डील करना पड़ेगा। बहुत बड़ा डेटा होगा, कौन आगे है, कौन पीछे है, किसकी रैंकिंग है। अभी जैसे मान लीजिए आप देखते होंगे कि आजकल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और एग्ज़ाम्स में कोर्ट केसेस बहुत होते हैं, है ना? और बहुत समय आप लोग देखते होंगे कि लोग रिजल्ट ठीक नहीं बना पाते। तो हम यहाँ ये मान के चलते हैं कि जो लोग बनाने वाले हैं, करने वाले हैं, उनका इंटेंशन बिल्कुल ठीक है। उसके बाद भी वो नहीं बना पाते हैं और ये सच्चाई भी है कि बहुत समय इंटेंशन ठीक होने के बाद भी जितने तरह के कंडीशन होते हैं, बहुत तरह के रिजर्वेशन सिस्टम होते हैं, बहुत तरह के कैटेगरीज़ होते हैं, नंबर आ रहा है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब हम उसको कंपाइल करने का कोशिश करते हैं, तो उसमें बहुत लॉजिक की ज़रूरत होती है। आज मान लीजिए हम कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं, तो कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लॉजिक है। अगर वो लॉजिक हमने एप्रोप्रिएटली नहीं डाला प्रोग्राम में, उसको ट्रांसलेट नहीं किया एप्रोप्रिएटली, तो हम कितना हो डाटा कुछ भी करें, कहा जाता है कि अगर कचड़े को इनपुट डालेंगे तो कचड़ा आउटपुट आएगा, है ना? तो ये जो रैंकिंग का क्वेश्चंस है, रैंकिंग का टॉपिक है, ये उसी तरह के प्रॉब्लम्स को समझने का, डील करने का आपका एबिलिटी डेवलप करता है। आप लोगों को पता होगा या बहुत सारे बच्चों को शायद पता भी ना हो कि जो सीसेट एग्ज़ाम में पेपर है, जो अभी आज के दिन में कंपल्सरी कर दिया गया, आप आईएएस का एग्ज़ाम दें या स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस दें, वो कंपल्सरी कर दिया गया कि वो उसमें आपको पास करना ही है। जब जो कमीशन बनाया गया था, जिसके बेसिस पे वो रिकमेंडेशन पे वो किया गया है, उसने कहा था कि इसका मार्क्स भी जोड़ा जाए। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने बहुत विरोध किया, तो अल्टीमेटली डिसाइड किया गया कि भई चलो मार्क्स मत जोड़ो, लेकिन इसको क्वालीफाई करो बच्चों को। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि समय जैसे-जैसे बीता, जो यूपीएससी होता है, वही उसी के बेसिस पे देश में जितने भी क्लास 1 सर्विसेज़ होते हैं, ग्रुप ए सर्विसेज़ होते हैं, उसकी नियुक्ति होती है। जो यूपीएससी होता है, उसी का पैटर्न को सभी स्टेट जो होते हैं, का पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, वो फॉलो करते हैं। तो ये बहुत रिसर्च चलते रहते हैं कि मान लीजिए कि कोई ऑफिसर गया, इतना पढ़ लिख के गया, फिर भी उसका परफॉर्मेंस क्यों खराब होता है? क्यों ठीक परफॉर्म नहीं करता है? क्यों मोरालिटी ठीक नहीं रहती है? क्यों इंटीग्रिटी ठीक नहीं रहती है? तो उसके बेसिस पे धीरे-धीरे समय-समय पे 15-20 साल पे आप देखिएगा, ये ये पैटर्न को चेंज किया जाता है। जैसे बहुत समय पहले अब रियलाइज़ किया गया कि भई ऑफिसर तो आ रहे हैं, हो सकता है वो बहुत तेज़ हों, इंटेलिजेंट हों, लेकिन उनमें मोरालिटी की कमी है, नैतिकता का अभाव है, एथिक्स नहीं है और यही कारण है कि करप्शन बढ़ रहा है। तो ऐसा महसूस किया गया कि जो बच्चे जैसे आप लोग तैयारी करते हैं, तो जब हम तैयारी करते हैं तो ये सब क्वालिटीज़ को देखते हैं, सीखते हैं, तो उसमें एथिक्स को डाला जाए, नैतिकता की भी पढ़ाई बच्चों को करने के लिए कहा जाए। इसलिए अभी जो आप स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन दीजिए या आईएएस दीजिए, उसमें एक पेपर आपकी जो मुख्य परीक्षा होती है, मेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें एथिक्स का डाला जाए, ताकि बच्चों में की थिंकिंग एथिकल नैतिकता हो। उसी तरह से ये भी रियलाइज़ किया गया कि बहुत सारे लोग हैं, वो ठीक है अपना सब्जेक्ट वो अच्छा जानते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे अगर कल को आप कहीं पे भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं या कल को कहीं पे भी आप कोई भी पोज़ीशन होल्ड कर रहे हैं, आपके सामने बहुत सारे नंबर्स आएँगे, बहुत सारी चीज़ें आएँगी
अगर वो उस आपका दिमाग नंबर को देखते ही बंद हो जाता है या इंग्लिश को देखते ही आपका दिमाग जो है बंद हो जाता है, तो आज के दिन में बहुत सारे लेटर जो आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो इंग्लिश में होते हैं। और 1-2 ओकेजन पे मैंने खुद देखा है, जब मैं आपके स्टेज में था, तो मैंने खुद देखा है कि स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस में गया और वहाँ चूँकि इंग्लिश में लेटर है, इसलिए कंसर्न्ड अफसर कोई भी डिसीजन लेने में, कोई भी काम करने में नहीं है, इसलिए उसको चुपचाप रोक के बैठा हुआ है। ऐसा हुआ कि मेरे को ही कहा कि आप ही पढ़ के बताइए। तो मैं किसी की यहाँ पे बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ मैं फैक्ट डिस्कस कर रहा हूँ, एक बैकग्राउंड बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्यों ऐसा है। तो इसलिए जब इस सब तरह के क्वेश्चंस को आप करते हैं, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली ट्रेंड होता है और इसलिए आप खूब प्रैक्टिस करिए और एग्ज़ाम में अगर प्रैक्टिस नहीं करिएगा, तो एग्ज़ाम में आप कितना हो कॉन्सेप्ट को समझ लें, कर नहीं पाएँगे। तो आइए, अब हम लोग इसकी शुरू करते हैं। देखिए, रैंकिंग का क्या मतलब होता है? जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं, अभी ये एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे मार्क्स आएँगे, तो उसकी जब रैंकिंग बनेगी मतलब मेरिट बनेगा, तो क्या होगा? बेसिकली रैंकिंग होगा कि जो सबसे अधिक मार्क्स लाया उसको सबसे ऊपर करो, सबसे कम लाया उसको सबसे नीचे करो। उसी तरह से बहुत समय हम लोग स्कूल में जाते हैं, प्रेयर करते हैं, तो क्या होता है? क्यू में लग जाइए, हुँ, लाइन में लग जाइए, कतार में लग जाइए। उसमें बहुत समय होता है कि बड़े बच्चे से शुरू करके उस हाइट के मुताबिक करिए, कभी कुछ अलग-अलग होता है। तो इसको रैंकिंग बोलते हैं, वरीयता। ये आपने उसकी वरीयता की मार्क्स के क्रम में या हाइट को क्राइटेरियन रख के, कोई भी चीज़ को क्राइटेरिया रख के आपने उसको एक लाइन में लगा दिया, रैंकिंग बना दिया। दूसरा है, अब जैसे मान लीजिए रैंकिंग भी बना, अब जैसे हमने ये एग्ज़ाम आपका एग्ज़ाम है सपोज़ 10 बच्चे हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो क्या हो सकता है? आप कहिएगा कि सबसे अधिक वाले का मार्क्स ऊपर लिख दो। इस तरह से करते जो सबसे कम मार्क्स लाया वो सबसे नीचे है। लेकिन अगर आपको 1 लाख बच्चों का नाम नंबर लिखना है, 10 लाख बच्चे अपीयर होते हैं एग्ज़ाम में, करोड़ बच्चे अपीयर होंगे, तो ऐसे ये कितना लिखिएगा? इसलिए ऐसे नहीं लिख के हम लोग क्या लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं कि जो सबसे अधिक लाया उसको सबसे पहले लिख दो, उससे कम लाया यहाँ लिखो, उसके बाद ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। तो एक ही पेज में बहुत सारे नंबर आ जाएँगे। तो कहने का मतलब कि जो रैंकिंग हम लोग करते हैं, उसमें 2 तरह का अरेंजमेंट कर सकते हैं। एक तो क्षैतिज, हॉरिज़ॉन्टल जैसे मैंने बताया कि इस तरह से एक ही लाइन ऐसे लिख दो और दूसरा होता है वर्टिकल, इसको बोलते हैं हिंदी में ऊर्ध्वाधर, जो ऐसे कि ऊपर से नीचे लिख दो या नीचे से ऊपर कर दो, ठीक है? तो इसका उदाहरण तो हम लोग जानते हैं कि जैसे बच्चे हम लोग लाइन में लग के प्रेयर करते हैं या लाइन में लग के हम लोग बैंक में अपना काम कराते हैं, टिकट लेते हैं, बहुत सारा लाइफ में बहुत सारी चीज़ें। तो ये सब हॉरिज़ॉन्टल है और वर्टिकल जैसे मान लीजिए कि कोई सीढ़ी लगा हुआ है और उस पे अलग-अलग लोग बैठे हुए हैं, तो वह वर्टिकल। ये 2 तरह का वरीयता क्रम में होता है। नीचे भी आप बैठा सकते हैं कि जो सबसे कोई भी आपका जो तरीका है मतलब जो क्राइटेरिया है कि जो सबसे उसको फुलफिल कर रहा है तो नीचे रखेंगे, नहीं तो फिर ऊपर तुम जाओ या ऊपर सबसे अधिक मार्क्स लाया उसको ऊपर बैठाइए, जो कम लाया उसको नीचे बैठाइए। तो इस तरह का ये 2 तरह के अरेंजमेंट एक तीसरा अरेंजमेंट होता है, ये सीटिंग अरेंजमेंट होता है। ये कोई रैंकिंग नहीं लेकिन ये बैठाने का तरीका होता है। अगर मान लीजिए कि कहीं आपको लोगों को बैठाना है, तो एक तो है कि लाइन पे आप बैठा देते हैं लाइन में, जैसे ऑडिटोरियम में बैठाते हैं, बहुत सारे लाइन बने हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं। और बहुत सारे जैसे आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं या कहीं और मीटिंग में जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है छोटा-छोटा ग्रुप बना दिया जाता है।
ताकि लोग एक दूसरे से मिल सकें, बातें कर सकें। अगर मान लीजिए हम आप जाते हैं अपनी फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में और इस तरह से अगर बैठा दिया ऐसे, एक यहाँ बैठ गया, यहाँ, 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 तो 10 लोग हैं, तो वो आपस में बातें कैसे करेंगे? तो सीटिंग अरेंजमेंट एक तो होता है लीनियर, रैखिक, ये लाइन वाला, दूसरा होता है सर्कुलर। तो सर्कुलर का मतलब यह नहीं, सर्किल हम लोग जानते हैं वृत्ताकार, कहने का मतलब यह सर्किल होता है। ऐसा। तो इस टेबल पे अगर मान लीजिए इधर चेयर लगा दीजिए, इधर चेयर लगा दीजिए, इधर लगा दीजिए, इधर लगा दीजिए, इधर, तो 10 लोग बैठ गए और यहाँ पे हमारा खाने-पीने का सामान रखा हुआ है। सब लोग एक-दूसरे को देख रहे हैं और बातें कर रहे हैं। इसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट। लेकिन एक और चीज़ है, हमेशा टेबल जो होता है, आप भी जाते होंगे रेस्टोरेंट में देखते होंगे, तो ऐसा नहीं होता कि ये सर्कुलर होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा है। इधर बैठा दिए, 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 इधर बैठा दिए और यहाँ पे हमारा खाने-पीने का सामान है और ये प्रायः ऐसा होता है कि ऐसा नहीं हो के ऐसा ऐसा टेबल होता है। तो इसको भी सर्कुलर अरेंजमेंट ही बोलते हैं। इस अपने लॉजिक के लिए, रीजनिंग के लिए, आपका मेंटल एबिलिटी के लिए सर्कुलर यह भी है और सर्कुलर यह भी है। तो सर्कुलर को डिफाइन कैसे करेंगे कि एक लूप बनेगा। जैसे हमने यहाँ से शुरू किया और इस डायरेक्शन में चलते गए, तो हम इसी आदमी के पास फिर से पहुँच गए। ये लूप हो गया। यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ ओपन एंड होता है। जो लीनियर होता है उसमें ये लास्ट आदमी है, ये फर्स्ट आदमी है। लेकिन इसमें कोई लास्ट और कोई फर्स्ट नहीं होता है और इसका आकार कोई भी हो सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों का डिफरेंस है। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे लीनियर। तो देखिए लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट क्या होता है और कैसे रैंकिंग करते हैं। जैसे हमने बताया कि जब लीनियर रैखिक रेखा जो है इस तरह का भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है। ऑलरेडी हमने बता दिया कि इसका उदाहरण हम लोग प्रेयर करते हैं, बैंक में लाइन लग के करते हैं और ये है कोई सीढ़ी पे ऊपर-नीचे लोग बैठा हुआ है, ठीक है? तो देखिए ये जो नंबरिंग होती है, रैंकिंग होगी, दोनों तरफ से हो सकती है। अगर इस तरह से हमने लाइन में लगाया है और यहाँ कोई एक आदमी है, ये एक्स आदमी है, इसको हम कहें ये कौन-सा पोज़ीशन में है, इसका पोज़ीशन क्या है? तो इसका पोज़ीशन हम लोग इस साइड से भी काउंट कर सकते हैं और इस साइड से भी काउंट कर सकते हैं। दोनों तरफ से काउंट कर सकते हैं। तो कभी भी आपको प्रॉब्लम बनाते समय भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी आदमी जो बैठ रहा है लाइन में, उसका अगर लेफ्ट से बाईं ओर से काउंटिंग करेंगे तो एक पोज़ीशन आएगा और दाईं ओर से काउंटिंग करेंगे तो दूसरा पोज़ीशन आएगा। उसी तरह यहाँ पे नीचे से काउंटिंग करेंगे तो यही एक आदमी है इस यहाँ पे बैठा है, तो उसका कुछ पोज़ीशन आएगा, ऊपर से करेंगे तो कुछ पोज़ीशन आएगा। तो अपने कन्वेंशन के लिए अगर आप हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करते हैं तो बायाँ-दायाँ लिख सकते हैं, ठीक है? और लेफ्ट राइट अंग्रेजी में या सिंबल में पी और क्यू हम यूज़ करते हैं पी और क्यू सिंबल, संकेत, कि अगर हम बाईं ओर से उसका नंबरिंग करते हैं, तो पीएक्स लिखते हैं, पीएक्स। इसका मतलब क्या है कि एक्स कोई आदमी है लाइन में, जिसका हमको पोज़ीशन देखना है और किधर से देख रहे हैं? बाईं ओर से। और उसी तरह से राइट से अगर देखते हैं तो लिखते हैं क्यूएक्स। तो अगेन एक्स आदमी है जो बैठा हुआ है या एक्स जगह है, मान लीजिए चेयर ही केवल लगाया हुआ है। तो एक्स आदमी है या जगह है जिसका हम पोजीशन काउंट कर रहे हैं राइट साइड से।
ऐसा है। तो अब हमको पूछा जाएगा, और उसी तरह अगर हम नीचे से कर रहे हैं काउंट तो हम px लिखते हैं, और ऊपर से काउंट कर रहे हैं तो qx लिखते हैं। अब देखिए, अगर हमसे पूछा जाए कि कोई क्यू है, उसमें कोई आदमी, जैसे मान लीजिए यहाँ एक क्यू में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, इस क्यू में एक बीच में एक आदमी बैठा है, ये मान लीजिए कोई भी आदमी है, एम आदमी है। अगर इसको बाईं ओर से काउंट किए यहाँ तक, तो मान लीजिए कि 15 लोग आते हैं, मतलब px इज इक्वल टू 15। मतलब यहां से हमने शुरू किया 1 2 3 इस तरह से, तो यहाँ पे आके कितना हो गया 15। उसी तरह अब हम इधर से काउंट किए इसको 1 2 3, तो यहाँ कितना आ गया, इसको हम लिखते हैं क्यू एक्स। अब यहाँ एम है तो मान लीजिए इसको एम लिख दीजिए, क्यू एम। मान लीजिए कि हमारा आ गया 20। तो इस लाइन में कितने लोग हैं, पूरे लोग? तो देखिए, यहां से यहां तक हमने काउंट किया तो 15 आया, और यहां से यहां तक काउंट किया तो 20 आया। तो अगर दोनों को जोड़ दें तो कितना हो गया, 15 प्लस 20 35। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि यह जो है 2 बार काउंट हो जा रहा है, एक बार नहीं 2 बार काउंट हो रहा है। तो इसमें से हमें एक घटाना पड़ेगा। तो हमारे लोग जो हैं इस लाइन में कितने लोग हैं, 34। तो यही फॉर्मूला बन जाता है, देखिए, कि कोई भी आदमी का बीच में उस लाइन का कोई भी एक आदमी का पोजीशन, जैसे हमने यहाँ एक्स लिखा है, अगर लेफ्ट से पता है आपको और राइट से पता है, बायां दायां, तो दोनों को जोड़ दीजिए, बराबर कितना होगा, उस लाइन में जितने लोग हैं, एन जो है हमने यहाँ लिख दिया है, क्रम में लोगों की कुल संख्या प्लस 1 जोड़ 1। यहाँ जैसे था, देखिए 34 लोग हैं, तो जब हम जोड़े थे बाई दाई से तो 35 आया था। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, बायां प्लस दायां इज इक्वल टू कुल संख्या प्लस 1। ये बहुत सिंपल हो गया। उसी तरह ऊपर प्लस नीचे, ऊपर से प्लस नीचे से इज इक्वल टू कुल संख्या प्लस 1। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ऐसे हैं, यहाँ एक आदमी है 1, और 2 यहाँ है 2, और इधर से हमने काउंटिंग शुरू किया, यहाँ से लेफ्ट से। तो इसका यहां तक जब हम 1 तक पहुंचे तो ए नंबर हमारा हो गया P1, और इधर से जब हम काउंटिंग किए तो यहां तक Q2। अब देखिए, पिछला केस में क्या था कि हम एक ही का पोजीशन, जैसे यह 1 है तो यही का पोजीशन हम दोनों तरफ से काउंट कर रहे थे। यहाँ वो नहीं हो रहा है, यहाँ हम लोग अलग अलग काउंट कर रहे हैं, 1 का अलग है और 2 का अलग है। लेफ्ट बाई ओर से हम P1 को काउंट कर रहे हैं, और राइट ओर से हम दूसरे का पोजीशन देख रहे हैं, Q2। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि ये जो लोग हैं इसके और इसके बीच में, ये दोनों में आ रहे हैं। जब हम इधर से काउंट कर रहे हैं तो यहाँ तक काउंट कर रहे हैं, और इधर से काउंट कर रहे हैं तो यहाँ तक कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक इसमें भी आया, और यहाँ से यहाँ तक इसमें भी आया। तो इसको कहते हैं ओवरलैप करना। ओवरलैप आप लोग जानते हैं कि ढक लेना। अगर पहले हमने मान लीजिए इधर से जो काउंट किए कपड़ा से इतना को ढक दें, तो फिर इधर से करेंगे तो फिर आ गया, तो इतना जो दूरी है ये दोनों लोग ढक रहे हैं, तो ये ओवरलैप करना है। जैसे यहाँ है तो ये पोर्शन हमारा ओवरलैप कर रहा है,
ये ओवरलैप कर रहा है, और तो ओवरलैप कर रहा है। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि बेशक हम दो लोगों का देख रहे हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए ऐसे लाइन है, ये 1 है और ये 2 है। हमने यहां तक का ये P1 किया और यहां तक का Q2 किया इधर से, तो ये ओवरलैप नहीं हुआ। हमने जब किया तो ये वाला चीज हमारा आया ही नहीं, छूट गया, लेकिन ओवरलैप नहीं हुआ। ये जो छूटा या बीच में, दोनों का बीच में जो है, उसको हम लोग बिटवीन बोलते हैं, BW, बिटवीन, बीच में। तो अब अगर हमें देखिए ऐसे है, मान लीजिए कि ओवरलैप नहीं किया, तो ये हमने निकाल लिया इधर से P1, इधर से Q2, यहां तक का, और ये बीच में दोनों का जो है वो है बिटवीन, जितना भी नंबर हो हम बीच में लिख दिया हमने, पता नहीं है हमको। तो अब अगर टोटल नंबर हमको निकालना है तो कितना हो जाएगा, P1 प्लस Q2 प्लस बिटवीन, यहां तक बाईं ओर से, यहां तक दाईं ओर से, प्लस ये दोनों के बीच में जो है, ये हमारा टोटल नंबर हो। ठीक है, और इसका कंडीशन क्या होगा, और नो ओवरलैपिंग का जब ऐसा होगा, तो अगर हमें टोटल नंबर पता है लाइन में कितने लोग हैं, उनका नंबर जो होगा P1 और Q2 को जोड़ने से अधिक आएगा। जैसे अभी आप देखिए यहाँ पे कि अगर ये P1 है और यहाँ पे Q2 है, मतलब इससे इधर वाले लोगों को जोड़ दिए, इधर इधर वालों को जोड़ दिए, तो जो n है टोटल नंबर, वो ये दोनों से अधिक आएगा। तो ये टेस्टिंग का तरीका है। ऐसा अगर आएगा तो नो ओवरलैप होगा, और उस केस में हमारा जो टोटल नंबर होगा वो ये फॉर्मूला होगा, P1 प्लस Q2 और बीच में जो ओवरलैप है, सॉरी बिटवीन, ये यही चीज है। जब ओवरलैप नहीं होता है, उस केस में अगर नंबर रहता है वो मैक्सिमम होता है। अगर आपसे कंडीशन सब देगा तो मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, अगर मान लीजिए खाली ये हमको बता दिया कि ये P1 है, ये Q2 है, तो इसमें ये डिपेंड करेगा कि इसमें कितना लोग हो सकते हैं। तो इसलिए ये कोई भी लाइन में कितने लोग हो सकते हैं, तो कितना लोग हो सकते हैं, और ये कंडीशन होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि n कम हो रहा है, जैसे ओवरलैपिंग का केस है जैसा हमने आपको दिखाया, उस केस में टेस्ट करिएगा तो ये आपका आएगा n इज लेस देन P1 प्लस Q2, तो जोड़िएगा तो कम आएगा। और उस केस में जो n मिनिमम, कम से कम कितने लोग होंगे, वह आता है P1 प्लस Q2 माइनस BW माइनस 2। n मिनिमम एक का लेफ्ट से, दूसरे का राइट से, माइनस दोनों के बीच में है -2। ये फॉर्मूला भी आपको बहुत यूज करना पड़ेगा। अब अगर टोटल नंबर मान लीजिए आपको पता है, n पता है, और इस लाइन में कहता है कि एक आदमी यहाँ P1 है, तो कहता है कि इसके बाद कितने लोग हैं, इधर कितने लोग बैठे हुए हैं, तो यह स्वाभाविक है कि टोटल में से इसको कम कर देंगे। और उसी तरह से अगर मान लीजिए कि यहाँ आपको Q2 पता है, मतलब आपने राइट साइड से इधर से काउंट किया है, तो यहाँ Q2 आया है, तो अब अगर कहेगा कि इससे पहले कितने लोग बैठे हैं, तो इसको n माइनस दाया साइड से जो है उसको माइनस कर दीजिए, आ जाएगा। अब आइए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। कभी कभी कहता है कि स्थान का अदला बदली, जैसे मान लीजिए ऐसे हैं, यहाँ A है और यहाँ B है। कहता है कि कुछ देर के बाद इसका आपको पता है, मान लीजिए PA, ये हो गया P, और सॉरी इधर से हमने किया QB। अब अगर मान लीजिए
जगह बदल लिया। बदल लिया का मतलब क्या हो गया, यहाँ बी आ गया और यहाँ ए हो गया। अब फिर उसी तरफ से लिखिएगा, तो यहाँ क्या आएगा, अगर मान लीजिए कि लेफ्ट से लिखे तो पी बी और यहाँ आ गया क्यू ए। तो ऐसे केसेस में जिस जिस भी जगह का दोनों आए, तो आप वो जो फॉर्मूला देखे हैं उससे क्या होता है, P1 प्लस Q1 इज इक्वल टू N+1। एक ही जगह का बाईं और दाईं दोनों तरफ से अगर संख्या आपको पता हो जाए तो N+1 होता है। तो इस केस में आपको फायदा क्या होता है कि जब जगह का अदला बदली कर लेता है, तो जब आपको दोबारा बताता है तो एक ही जगह पर एक ही पोजीशन में उसका पता चल जाता है, देखेंगे हम लोग। तो ऐसे केस में आपको ये ध्यान रखना है कि एक आदमी की नई स्थिति और दूसरे की पुरानी स्थिति इज इक्वल टू N+1 होगा। जैसे मान लीजिए कि यह कोई जगह है, यहाँ का हमको P1 और Q1 चाहिए, यहाँ 1 का। तो पहले यहाँ A अगर बैठा था और अब मान लीजिए कि B आ गया, तो एक का ये पहले ये नई पुरानी स्थिति था और ये नई स्थिति हुआ, दोनों को जोड़ने से N+1 होता है। ये लेफ्ट से होता है, ये राइट से होता है। और कभी कभी आपसे सवाल पूछता है मिडिल का, जैसे मान लीजिए यह लोग है, योर माइक्रोफोन इज अनम्यूटेड करते। हेलो, आवाज आ रही है हमारी? हेलो, आ रही है सर, आवाज आ रही है। हाँ। जी जी। अब मान लीजिए कि दो लोग हैं ए और बी, तो जैसे हम लोग निकालते हैं उसका मदद से हम लोग एन जो टोटल लोग हैं उसको निकाल लेते हैं, उस लाइन में कितने लोग हैं। अब हमसे पूछता है कि ए और बी के बीच में कितने लोग हैं, तो वो हम लोग जैसे यहाँ फॉर्मूला में हम लोग BW लिख रहे हैं कि बिटवीन, आप कुछ भी लिखिए, उसके मध्य जो लिखना है हिंदी में लिखें या सिंबल में लिखें। अब अगर सपोज कहता है कि ए और बी के बीच में सी कोई आदमी है जो बैठा है, तो सी और बी के बीच में कितने लोग हैं, तो नेचुरली BW/2 लोग होंगे। तो इस तरह के भी प्रॉब्लम आते हैं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। आइए हम लोग एक प्रॉब्लम देखते हैं। कह रहा है कि ए और बी अन्य विद्यार्थियों के साथ एक पंक्ति में खड़े हैं। यहाँ ए है और मान लीजिए कि यहाँ बी है, और भी बहुत सारे विद्यार्थी हैं। कह रहा है कि ए बाईं ओर से 22वां, तो बाईं ओर से का मतलब क्या हो गया, हम लिखें कि PA 22 हो गया, और बी दाईं ओर से 28वां स्थान पर है। तो दाईं ओर से हम लोग क्यों लिखते हैं, आप दायां भी लिख सकते हैं, ये 28 है। मतलब अगर हम इधर से काउंट कर रहे हैं तो यहाँ तक 28 लोग हैं, और इधर से काउंट कर रहे हैं तो यहाँ तक 22 लोग हैं। अगर वे अपना जगह बदल लेते हैं, मतलब ए यहाँ आ गया और ए यहाँ चला गया, तो अब देखिए जो बी का जगह होगा वो इस पॉइंट का बात करेगा। तो क्या कहता है, तो ए दाईं से 35वां हो जाता है, तो बी का दाएं से नया स्थान बताएं। ए जो है बाईं ओर से 22वां स्थान पे है और बी दाईं ओर से 28वां स्थान पे है। अगर वे जगह बदल लेते हैं तो ए बाईं से 35वां हो जाता है, तो अब इसका जगह यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यह जो ए और बी को जगह बदल रहा है, तो मान लीजिए कि यह जो जगह है इसको हम x कह दें और इसको y कह दें, मान लीजिए।
तो PA इक्वल टू क्या है, मतलब इस जगह का, अगर चेयर ऐसे ऐसे बहुत सारे लगे हुए हैं तो यह हमारा जो PX है यह है 22 और यह हमारा QY है यह है 28। मतलब यहाँ पे जो चेयर है इधर से काउंट कर रहे हैं तो 28वां आता है, इधर से काउंट करते हैं तो 22वां आता है। अब जब ये यहाँ पे आ गया A, तो कहता है कि A बाईं ओर से 35वां हो गया। तो अगर हम इसको सिंबल में लिखें तो PY बाईं ओर से 35 हो गया। और जब भी कोई पोजीशन बाईं ओर से और दाईं ओर से आपको एक ही पॉइंट पे मिल जाता है, जैसे यहाँ यह मिल गया और यहाँ पे ये पहले से आपको मिला हुआ है QY, बाईं ओर से अब मिला, दाईं ओर से पहले मिला हुआ था, तो आप n आसानी से निकाल लेते हैं। उसी का एक ही जगह का जो दोनों पोजीशन है उसको जोड़ दीजिए तो क्या होता है, हम लोग जानते हैं P कोई भी जगह, जैसे यहाँ Y है तो उसी का PY प्लस QY इज इक्वल टू n प्लस 1। अब ये 35 है और यह 28 है, तो ये हो गया 35 प्लस 28 इज इक्वल टू n प्लस 1। तो n निकालिएगा तो आ जाएगा 63 माइनस 1 62। तो इस लाइन में पूरे जो लोग हैं वो 62 हैं। तो इसीलिए कहा था कि एक का पुराना स्थान, तो ये देखिए B का पुराना वाला नंबर ही रह गया और A का बदला हुआ। अब आपको इतना नहीं देखना है तो वो फॉर्मूला में जो हमने लिखा है B का पुराना स्थान और A का बदला हुआ स्थान, दोनों को जोड़ने से n प्लस 1 आता है। ये आपका फॉर्मूला है। तो ये जो दूसरा प्रॉब्लम था ये एक्चुअली हम लोग पहले कर दिए कि विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, तो 62। अब कहता है कि B का दायां से नया स्थान क्या होता है। अब B यहाँ आ गया है, यहाँ आ गया है, तो इसका नया स्थान क्या होता है। तो ये A का पुराना स्थान हमको पता है, तो हमको पता है कि A का पुराना प्लस B का नया। यहाँ पे हम लोग को क्या किए, B का पुराना प्लस A का नया। अब हम यहाँ भी कर सकते हैं A का पुराना प्लस B का नया इज इक्वल टू n प्लस 1। अब A का पुराना हमें पता है कितना है 22 प्लस B का नया इज इक्वल टू n 62 है और 1 63। तो B का नया कितना हो जाएगा 63 माइनस 22, मतलब घटा दीजिए तो 41। तो यह है 41। तो ये हम ऐसे इसी फॉर्मूला पे बना दिए ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में। अब यहाँ हमने अलग लिख दिया है, ये क्या है, उससे भी अधिक और आप आसानी से काम करिएगा तो और आपको समझ में आएगा कि जब हम जगह दोनों का अदल बदल कर रहे हैं तो उसके बीच में जितने लोग हैं उतना ही जगह को हम बदल रहे हैं। तो जितना A के जगह में बदलाव आएगा उतना ही B के जगह में बदलाव आएगा। और B का जगह में कितना बदलाव आया है, A के जगह में कितना बदलाव आया है, पहले 35 था बाद में 22, पहले 22 था बाद में 35 हो गया, तो इसको घटा दीजिए तो 13। तो इसका मतलब B का भी बदलाव 13 ही होगा। तो B का पहले 28 था तो उसमें 13 जोड़ दीजिए तो 41 हो जाएगा। क्योंकि जगह अदल बदल कर रहे हैं तो दोनों का जो चेंज होगा, परिवर्तन होगा नंबर में, वो बराबर रहेगा। तो आपको जो कंफर्टेबल लगे ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। अब कह रहा है कि A और B के बीच विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। अब देखिए जब हम यहाँ पे देखते हैं A और B के बीच के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो आप देखिए हमने A और B के बीच के विद्यार्थी, A और पूरे लाइन में हमने निकाल लिया कि 62 विद्यार्थी हैं। और जो हमें पहले दिया हुआ है अब हमने A निकाल लिया है कि देखिए n 62 है और हमें जो दिया हुआ है एग्जाम
क्वेश्चन में ये दिया हुआ है PA इज इक्वल टू 22 और QB हम नीचे लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये दाईं ओर से है, इज इक्वल टू 28। अब हम कह रहा टेस्टिंग है, ओवरलैप कर रहा है कि नहीं, उसकी टेस्टिंग करने का तरीका है कि ये दोनों नंबर को जोड़िए। हमने लिखा था P1 प्लस Q2, तो 22 और 28 को जोड़िएगा तो 50 आएगा, और 50 जो है वो हमारा जो नंबर है 62 है उससे कम है, तो कम है इसका मतलब ये नो ओवरलैपिंग, कोई ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो जब ओवरलैप नहीं करता है तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, यह होता है PA प्लस QB प्लस बिटवीन इज इक्वल टू N। ऐसे देखिए, इधर से हमने देखा ये मान लीजिए A है तो ये PA हो गया, इधर से ले लिए QB हो गया, इधर से PA हो गया, और A बिटवीन बीच में A लोग हैं, तो ये हमारा टोटल निकलेगा ऐसे। जब हम इसको जोड़ेंगे, लेफ्ट वालों को जोड़ेंगे, राइट वालों को जोड़ेंगे और बिटवीन वालों को जोड़ेंगे। अब ये हमें पता है 22 और 28 प्लस बिटवीन इज इक्वल टू 62 है, तो ये जो बिटवीन है वह कितना हो गया, 62 माइनस 22 प्लस ये, सॉरी यहाँ 80 हमने लिख दिया, ये 28 है, तो 62 माइनस 50 मतलब 12, ये 12 हो गया। क्योंकि ये ओवरलैप नहीं था तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, पहले हमने देखा था। अब ये दूसरा देख लेते हैं जहां ओवरलैप है। कहता है कि 40 विद्यार्थियों की कक्षा में दीप्ति का स्थान बाईं तरफ से 26वां है। ये यहाँ पर दीप्ति है और यहाँ पे रानी है। दीप्ति का स्थान बाईं तरफ से 26वां है, तो इसको हम मान लीजिए PD लिख दे रहे हैं, 26 हो गया। और रानी का स्थान दाईं तरफ से 26वां है, इसका भी स्थान 26वां है लेकिन दाईं तरफ से, तो QD इज इक्वल टू 26, तो इसका 26 इसका 26, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 26 प्लस 26 52, 52, और 52 जो है टोटल जो बच्चे हैं वो देखिए 40 है, 40 है। तो ये जो जोड़ने से हो रहा है, टोटल नंबर जो बच्चों का नंबर है उससे अधिक हो रहा है, इसका मतलब ओवरलैप है। इसका मतलब है कि ये जो बच्चे हैं हम ऐसे देख रहे हैं, एक्चुअली दीप्ति यहाँ है और रानी यहाँ है, इसलिए यहाँ से हम यहाँ तक का देख रहे हैं तो ये हो रहा है 26, और यहाँ से यहाँ तक का हम देख रहे हैं शुरू से, अगर यहाँ से शुरू है तो ये भी हो रहा है 26, इसमें बीच में बच्चे ओवरलैप कर रहे हैं। तो ऐसे में ओवरलैपिंग केस में बहुत एग्जाम में प्रॉब्लम आते हैं, तो यह फॉर्मूला होता है N इज इक्वल टू P1 प्लस Q2 माइनस बिटवीन -2, मतलब ये पहले का लेफ्ट से, दूसरे का राइट से, दोनों के बीच में, और -2, क्योंकि इसलिए होता है कि ये दोनों यहाँ काउंट होते हैं इसलिए माइनस कर देते हैं। तो अब इसमें वैल्यू रखिए, तो हमको बिटवीन निकालना है, इसको राइट साइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, P1 प्लस P2 26 प्लस 26, N को इधर करिए तो -40 और -2, 52 माइनस 40 -2, ये आपका सॉल्यूशन हो गया 10। तो इस तरह से यह ओवरलैपिंग का केस हो गया। तो ये आसान होते हैं, थोड़ा सा समझना है और थोड़ा प्रैक्टिस करना है। ऑलरेडी इसका एक्सरसाइज आपको अपलोड किया हुआ है, तो आप उसको देखें और करें, और जरूर प्रैक्टिस करें। और कहते हैं कि स्टिक विथ योर गोल थ्रू थिक एंड थिन। कभी परेशानी आ जाए, छोटा मोटा परेशानी आए, उससे घबरा के अपना गोल को छोड़ना नहीं है। हमने डिसाइड किया है,
हमको रीजनिंग सीखना है, हमको मैथ सीखना है, हमको ये परीक्षा पास करना है, तो हम करेंगे। तो आप करें।